गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिविडेंड पॉलिसी की पार्ट 3 में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस पेपर में बहुत बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो यानी कि डिविडेंड पॉलिसी का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व। इससे पहले हम लोगों ने डिविडेंड पॉलिसी के 2 वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड क्या होता है और साथ ही साथ कितने टाइप के डिविडेंड होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेकेंड वीडियो में हमने डिविडेंड पॉलिसीज कितनी होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्लियर है? और क्योंकि आपके 5th यूनिट में सिर्फ डिविडेंड पॉलिसी है इसीलिए आपको थ्योरी क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों पे फोकस करना है। तो चलिए बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है आपका पोजीशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ की स्थिति। देखिए आप जानते हैं कि जो जो डिविडेंड है वो किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट में से दिया जाता है। क्लियर है? तो आपको अपनी संस्था की पोजीशन देखनी होगी कि आपकी संस्था का जो लाभ है वो कैसा है। अगर आपके संस्था में अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तब आप डिविडेंड अच्छे से टाइम पे दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी संस्था में डिविडेंड देने के लिए अगर प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि हम डिविडेंड किस में से देते हैं? लाभों में से देते हैं। अगर संस्था में लाभ ही नहीं है तो हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को ये सबसे पहला देखना चाहिए कि उसकी जिस वर्ष ये डिविडेंड देना है उस वर्ष लाभ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहले कंपनी को ये देखना है। साथ ही साथ कंपनी को ये भी देखना है कि जो प्रॉफिट की क्वांटिटी है या लाभ की जो मात्रा है पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है आपका डिविडेंड कि आप कितना डिविडेंड देंगे। क्लियर है? क्योंकि डिविडेंड जो है वो किससे दिया जाता है? प्रॉफिट में से दिया जाता है। ठीक है। सेकंड है पोजीशन ऑफ बिजनेस सर्कल। बिजनेस सर्कल जैसे ही नाम आता है व्यापार चक्र। देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट था लाभ की स्थिति, सेकंड क्या कह रहा है? व्यापार चक्र की स्थिति यानी बिजनेस सर्कल। अब आप जानते हैं कि अगर कभी कभी बिजनेस में आप देखते हैं कि बाहर का आपका कैसा नेचर है यानी मार्केट में क्या चल रहा है। अगर बूम पीरियड है यानी कि बहुत तेजी काल चल रही है या फिर बॉटम पीरियड है तो इन दोनों का इफेक्ट आपके किस पे आएगा? डिविडेंड पे आएगा। अब देखिए बूम पीरियड में हमारे बिजनेस में हो सकता है कि एक्सेस प्रॉफिट हो, अतिरिक्त लाभ हो, लेकिन संस्था को ये भी ध्यान रखना है कि बिजनेस सर्कल में आज बूम पीरियड है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बॉटम पीरियड आ जाए इकोनॉमिक में यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो मंदी है जिसे हम क्या कहते हैं? मंदी। बॉटम पीरियड मीन्स मंदी। ठीक है? अगर मंदी आ जाती है तो वहां हमको जो प्रॉफिट है, जो रेगुलर प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी नहीं होते हैं। क्लियर है? यानी कि बॉटम पीरियड में प्रॉफिट है वो नहीं होते हैं। आप देखते हैं न्यूज़पेपर में आता है कि मार्केट सूने हैं, मार्केट में कोई हलचल नहीं है। इट मीन्स क्या है? बॉटम पीरियड है, लोगों के पास में परचेजिंग पावर नहीं है, लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं होगा। तो बिजनेसमैन यहाँ पे क्या कर सकता है कि जो बूम पीरियड है जिसे हम कहते हैं तेजी काल। क्लियर है? तो तेजी काल में जो एक्सेस प्रॉफिट होता है उसे क्या कर सकता है? अपने पास रख सकता है और उसका यूज वो कब कर सकता है? बॉटम टाइम पीरियड में जब उसको प्रॉफिट नहीं है। इससे क्या होता है? इससे स्टेबल डिविडेंड दिया जा सकता है। स्टेबल डिविडेंड। स्टेबल का मतलब हो गया कि यहाँ पे भी आप 10% दोगे और यहाँ पे जब आपके पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन आपने अपने पास स्टॉक रखा है और वहां से आप क्या दे रहे हैं? आप जो अपना 10% है वो आप बिल्कुल मेंटेन करके चल रहे हैं। तो क्लियर है? इस पॉइंट में आपको बिजनेस सर्कल की 2 कंडीशन बतानी है, तेजी काल और मंदी काल। क्लियर है? वैसे तो बहुत सारे सर्कल के होते हैं, रिसेशन पीरियड हो गया, रिकवरी पीरियड हो गया, लेकिन मेनली फोकस किस पे करना है? बूम पीरियड एंड बॉटम पीरियड। ठीक है? बॉटम को हम ट्राफ भी कहते हैं, मंदी। ठीक है?
नेक्स्ट चलते हैं नीड फॉर एडिशनल कैपिटल, यानी कि अगर संस्था में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। देखिए, अगर संस्था में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है तो उसे अपने पास में क्या रखना होगा, रिजर्व अपने पास में रखना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें अपने पास रिजर्व रखना है, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में एडिशनल कैपिटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि डिविडेंड यहाँ पे इस कंडीशन में हमने रिजर्व लाभ को किस रूप में रखा है, रिजर्व के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिविडेंड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे बिजनेस में एडिशनल कैपिटल यानी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है, इसीलिए हम अपने प्रॉफिट को रिजर्व के रूप में रख लेंगे और यहाँ पे हम डिविडेंड नहीं देंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर में कैपिटल का एडिशनल नीड है। क्लियर है आपको? तो अगर आपको अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है तो यहाँ पे आप बहुत ही डिविडेंड या तो नहीं दें, या आप जानते हैं कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो या फिर आप डिविडेंड यहाँ पे नहीं देने के बजाय कम दे सकते हैं। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लिक्विडिटी इन कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, ये क्या कह रहा है, लिक्विडिटी इन कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आपके बिजनेस में कह सकते हैं कि तरलता कोषों की अगर आवश्यकता है, यानी कि अगर रिक्वायरमेंट है आपको कोषों की, तो वहां पे आप कैश में डिविडेंड नहीं देकर, क्योंकि आपके बिजनेस में लिक्विडिटी की आवश्यकता है, तो आप वहां पे कैश में डिविडेंड है वो नहीं देंगे। इसके बजाय आप स्टॉक, बॉन्ड उसमें दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, सेट्स के रूप में आप डिविडेंड दे सकते हैं। तो क्लियर है? यानी कि वैसे तो अगर जो कंपनी डिविडेंड है कैश में देती है, उसकी गुडविल एक अलग ही बनती है। ठीक है, यानी कि क्योंकि वो कैश में डिविडेंड दे रही है। लेकिन अगर कंपनी को पर्याप्त, आप कह सकते हैं सफिशिएंट नगद चाहिए या तरलता उसको अपने बिजनेस में रखनी है, तो वहां पे वो क्या कर सकती है, ऐसी स्थिति में कैश में डिविडेंड नहीं देकर वो किसी और फॉर्म में डिविडेंड दे सकती है। क्लियर है आपको? यह चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट के ही दो पार्ट होते हैं, यानी कि लाभ जो होता है उसको या तो हम शेयर होल्डर को देंगे डिविडेंड के रूप में, या फिर कंपनी उसे रिजर्व के रूप में रखेगी। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिजर्व को क्या कहा जाएगा, रिटेन अर्निंग। ठीक है, रिटेन अर्निंग के नाम से इसे प्रतिधारित आय के रूप में जानेंगे। तो आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिविडेंड हमेशा लाभों में से दिया जाएगा, और लाभ के दो पार्ट होते हैं, या तो हम डिविडेंड के रूप में देंगे या फिर हम क्या देंगे, रिजर्व के रूप में रखेंगे। क्लियर है आपको? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, थॉट एंड नीड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब देखिए यहाँ पे अंशधारियों के विचार और आवश्यकताएं, कि शेयर होल्डर के क्या विचार हैं, क्या आवश्यकता है, उनके बारे में। देखिए, अगर अंशधारी कंपनी के, आप जानते हैं शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, स्वामी होते हैं। ठीक है, वो जब भी शेयर को परचेज करते हैं तो उनके दिमाग में बिल्कुल आ जाता है, जब भी कोई शेयर होल्डर है वो किसी भी कंपनी का शेयर परचेज करेगा तो उसे बिल्कुल पता होगा कि जब भी कंपनी को लाभ होगा तो मैं उसमें लाभ में पार्ट है वो मेरा भी होगा। क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर अपनी एक पूंजी है, अपना एक कैपिटल है, वो कहाँ लगा रहा है, कंपनी में लगा रहा है। इसीलिए उसके विचार होते हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मुझे भी उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। अगर शेयर होल्डर को ये हिस्सा नहीं दिया जाता है एज ए डिविडेंड के रूप में, तो शेयर होल्डर यहाँ पे अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, और जब भी कंपनी को फ्यूचर में जब भी कैपिटल की नीड होगी तो शेयर होल्डर यहाँ पे नहीं सपोर्ट करेंगे। क्लियर है? तो शेयर होल्डर आप जानते हैं कंपनी का एक ऑनर होते हैं। क्लियर? तो यानी कि जब भी अगर हमने शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड किया, संतुष्ट किया, तो जब भी हमें न्यू कैपिटल नीड होगी अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए, हमें न्यू प्रोडक्शन के लिए, तो ये शेयर होल्डर हमें फ्यूचर में सपोर्ट करने वाले होते हैं। क्लियर है? इसीलिए शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। देखिए, कुछ कानूनी आप कह सकते हैं प्रावधान होते हैं, उसके अनुसार हमें देना होता है डिविडेंड, यानी कि कानूनी हो सकता है या कानूनी समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, या फिर कह सकते हैं व्यवस्थाएं होती हैं वैधानिक रूप की। तो वैधानिक
व्यवस्थाएं कह दीजिए या वैधानिक समझौते कह दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हमें डिविडेंड देना होता है। मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जो डिविडेंड है वो हमेशा किस में से दिया जाएगा, ये डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल एक लीगल कानूनी व्यवस्था है कि आप कैपिटल में से, पूंजी में से कभी भी डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है। तो कैपिटल में से आपको डिविडेंड नहीं देना है। डिविडेंड किस में से देना है, प्रॉफिट में से देना है। तो हमें लीगल कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, उनको हमें मानना होता है कंपनी को, नहीं तो पेनल्टी चार्ज होती है। क्लियर है आपको? तो लाभांश के बारे में जो भी कह सकते हैं कानूनी प्रावधान है, उसके देखकर ही हमें डिसीजन लेना है। पास्ट डिवीजन पॉलिसी, देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा पुरानी लाभांश नीति को देखकर भविष्य के लाभांश को डिक्लेयर करना चाहिए कि आपने पास्ट में डिविडेंड कैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ ये तो हो गया कि डिविडेंड हमने पास्ट में कितना दिया उसके अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर में देना है। साथ ही हमें लास्ट ईयर का ये भी देखना है कि हमें डिविडेंड पॉलिसी कौन सी फॉलो करनी है। आप जानते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? एक तो होती है लिबरल यानी कि उदार, एक होती है स्ट्रिक्ट जिसे हम क्या कहते हैं, टाइट पॉलिसी या कठोर नीति, और एक होती है स्टेबल नीति यानी कि स्थिर नीति। अब यहाँ पे अगर कंपनी लिबरल पॉलिसी को फॉलो करती है लास्ट ईयर, तो वो सडनली स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगर फॉलो करेगी तो यहाँ पे कंपनी को फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट डिविडेंड पॉलिसी को चेक किया जाता है कि आपने लास्ट डिविडेंड पॉलिसी कौन सी फॉलो की है, उसके बेस पे आप फ्यूचर की डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि देखिए गवर्नमेंट कंट्रोल में क्या होगा, सरकार का नियंत्रण। अब ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे जब लाभांश का डिविडेंड की घोषणा होती है तो वहाँ पे सरकार का भी आप कह सकते हैं ध्यान रखा जाता है, और जो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है तो उस कंपनी पे फोकस जरूर सरकार का बना रहता है, ठीक है। तो सरकार देखती है कि ज़्यादा डिविडेंड देने पर वो मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन ला रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, तो वो सरकार का नियंत्रण यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका डिविडेंड। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो उसको कंपनी फॉलो नहीं कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो सरकार के नियम है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड देने में जो चेंजेस करना है वो करना जरूरी है। तो सरकार का यहाँ पे डिविडेंड जब भी आप देंगे तो उस पर सरकार का कंट्रोल रहेगा, तो वो फैक्टर भी इफेक्ट करेगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए कराधान नीति, कराधान नीति क्या कहती है कि जब भी सरकार, ध्यान रखिएगा, कराधान नीति का मतलब क्या हो गया है कि सरकार यहाँ पे क्या करती है, जो डिविडेंड ज्यादा देते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, डिविडेंड जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी तो सरकार उस पर क्या करेगी, टैक्स भी ज्यादा लगाएगी। ऐसा क्यों? देखिए जो डिविडेंड ज्यादा देगा इसका मतलब है कि वो कंपनी सेविंग नहीं कर रही है, सेविंग नहीं कर रही है। इट मीन्स मैं सेविंग को यहाँ कह सकती हूँ रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित अर्जन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेविंग के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रिटेन अर्निंग यानी प्रतिधारित अर्जन। तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रॉफिट के कितने पार्ट होंगे, प्रॉफिट के 2 पार्ट होंगे, एक डिविडेंड के रूप में, एक रिजर्व के रूप में, जिसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेन अर्निंग सेविंग नहीं रखकर कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड दे रही है तो एक तरह से सेविंग नहीं कर रही है, तो सरकार उस पर टैक्स ज्यादा लगाएगी। सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब रिटेन अर्निंग रखा जाएगा तो ये कोई भी सेविंग होती है वो हम किस लिए रखते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इन्वेस्ट करती कंपनी, रिटर्न अर्निंग के रूप में रखती, तो ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता, ये मार्केट में क्या होता, इन्वेस्टमेंट विनियोग होता। अगर रिटर्न अर्निंग के रूप में रखती तो इन्वेस्टमेंट होता। इन्वेस्टमेंट से क्या होता, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक में एक आप कह सकते हैं कैपिटल फॉर्मुलेशन कह सकते हैं, यानी कि एक पूंजी का एक संरचना बनती, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में पैसा आता, और पैसा आने से कोई ना कोई नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे
बन सकती थी, नई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल सकता था, और जब कोई नई इंडस्ट्रीज आती है तो आप जानते हैं उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, लोग चाहिए, तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, ठीक है, यानी रोजगार बढ़ेगा आपका, और रोजगार बढ़ने से क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ती है, और इनकम से हमारी नेशनल इनकम में सपोर्ट मिलता। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है, इसलिए सरकार उस डिविडेंड को कंट्रोल करने के लिए टैक्स ज्यादा लगाएगा, क्लियर है। और जो कंपनी रिटर्न अर्निंग के रूप में रखेगी अपने पास में, उस पर सरकार कहेगी भाई तुमको टैक्स कम देना है, तुम्हारे ऊपर टैक्स कम लगेगा, क्योंकि तुम अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हो। इसीलिए पॉइंट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कंपोजिशन ऑफ ऑनरशिप। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वामित्व का ढांचा, कंपोजिशन ऑफ ऑनरशिप। अब ध्यान रखिएगा कि अगर कंपनी है, उसकी पूंजी अगर कुछ ही लोगों के हाथ में है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर कुछ लोगों के हाथ में है, यानी कि हमने ज़्यादा शेयर होल्डर से अरेंजमेंट नहीं किया है, तो हम अपनी कैपिटल बैंक से लोन लाके और उससे कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के हाथ में है हमारी कैपिटल, तो वहाँ पे डिविडेंड कम दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट शेयर से किया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे, और बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर होने की वजह से आपका वहाँ पे डिविडेंड बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर आपने अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट, यानी कंपनी अपने कैपिटल का अरेंजमेंट शेयर यानी अंशों से ज़्यादा करती है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर आपको पता है ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर ज़्यादा होंगे तो आपकी कंपनी डिविडेंड भी ज़्यादा देगी, क्लियर है। लेकिन अगर आपने अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट है वो दूसरे सोर्सेज से किया है, सपोज दैट बैंक से कर लिया, डिबेंचर से कर लिया, ठीक है, तो डिबेंचर वाले जो होते हैं, ऋण पत्र वाले होते हैं, वो कंपनी के ऑनर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो अगर आपने कैपिटल का अरेंजमेंट अदर सोर्सेज से किया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बिजनेस का पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में है, तो यहाँ पे कंपनी जो है डिविडेंड है वो कम देगी। आर यू क्लियर दिस पॉइंट, कम देगी। पेमेंट ऑफ बोरोइंग, पेमेंट ऑफ बोरोइंग में क्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, पेमेंट ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है ऋणों का भुगतान। अब सिंपल है कि अगर आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या लिया है, लोन लिया है, ठीक है, अगर आपने, ठीक है, शेयर होल्डर से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, कभी आप बैंक से लोन भी लेते हैं, अब बैंक को पेमेंट तो करना होगा, ठीक है, तो यानी लोन का आप पेमेंट करेंगे, तो लोन का पेमेंट करने के लिए या तो आप क्या करेंगे, इनकम में से देंगे, ठीक है, या किससे देंगे, इनकम में से दे सकते हैं अपने लोन का पेमेंट, की भी मेरी इनकम हो गई अब मैं लोन का पेमेंट कर देता हूँ, या फिर आप क्या करेंगे, आप नई कोई भी सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल आपने डिबेंचर इश्यू कर दिए, और डिबेंचर इश्यू करके आप अपना लोन का पेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर इश्यू होंगे, ऋण पत्र आपने जारी किए, और ऋण पत्र से जो पैसा आया उसको आपने लोन पेमेंट के लिए कर दिया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर आपने लोन का पेमेंट, ऋण का जो भुगतान है वो इनकम से करोगे, तो इनकम से करोगे तो आप यहाँ पे डिविडेंड कम दे पाओगे, यानी संस्था डिविडेंड कम दे पाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम से ही तो हम डिविडेंड देते हैं, लेकिन आपने अपनी इनकम का यूज अपने लोन को पेमेंट करने के लिए कर लिया है, तो यहाँ पे इनकम ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आप जो डिविडेंड है संस्था वो कम दे पाएगी, क्लियर है। और अगर आपका लोन का पेमेंट डिबेंचर इश्यू करके किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप डिविडेंड बहुत ज्यादा दे पाओगे, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्टेबिलिटी इन इनकम। ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी की आय में स्थिरता है, कंपनी की आय में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है, कंपनी की आय बहुत रेगुलर आ रही है, दो वर्ड याद रखना है आपको, कंपनी की इनकम या तो रेगुलर और सर्टेनिटी हो, यानी कि नियमित हो और निश्चित हो, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो कंपनी के जो इनकम है उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, उसमें अंदर आपके सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड है वो अच्छे से दे पाएगी, ठीक है, तो ये डिविडेंड अच्छे से दिया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी की इनकम में अनिश्चितता है, आप कह सकते हैं अनियमितता नहीं बनी हुई है, कभी कभी आपको इनकम हो रही है, तो वहां पे कंपनी डिविडेंड कम देने की स्थिति में होगी, क्लियर है।
एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज द एज ऑफ द कंपनी। कंपनी की आयु कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। ध्यान रखना कि कंपनी की आयु अगर लंबी, अगर आप कह सकते हैं कोई नई कंपनी है, इसमें आपको 2 वर्ड याद रखना है, या तो कंपनी न्यू होगी जिसकी उम्र छोटी है, या फिर कंपनी ओल्ड होगी। अब जो न्यू कंपनी आई है तो उसको तो बहुत ज़्यादा अभी तक ग्रोथ करना है। न्यू कंपनी को क्या होगा, ग्रोथ करना होगा, ठीक है। तो ग्रोथ करना होगा तो उसे अपनी इनकम का भाग रिजर्व के रूप में रखना चाहिए या डिविडेंड के रूप में। तो किस में रखेगी वो, रिजर्व के रूप में रखेगी। क्यों, क्योंकि अभी उसको बहुत सारा ग्रोथ करना है, इसीलिए वो वृद्धि करनी है, अपने विकास करना है, इसलिए वो रिजर्व के रूप में रखेगी। तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड है वो कम देगी, क्लियर है, लाभांश कम देगी। लेकिन अगर कंपनी पुरानी है, उसने बहुत अच्छी ग्रोथ, उसका जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल है यानी स्थिर है, तो वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि आने वाले टाइम में मुझे और नई कैपिटल लेनी है, तो वो क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को खुश करना चाहेगी, तो वो अपनी इनकम का ज़्यादा भाग डिविडेंड के रूप में देगी, क्लियर है। तो एज ऑफ द कंपनी, या तो नई कंपनी यानी छोटी कंपनी है, एज छोटी है उसकी अभी आई है, और एक एज यानी कह सकते हैं पुरानी कंपनी जिसकी लंबी आयु है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पब्लिक ओपिनियन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पब्लिक ओपिनियन यानी लोक मत, इसको क्या कहते हैं हम, लोक मत। अब देखिए, जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है, जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी, अब डिविडेंड इसने ज़्यादा दिया तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, अब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है वो कहेंगे हमारी सैलरी हमको ज़्यादा दो, आप डिविडेंड इतना दे रहे हो तो हमको सैलरी ज़्यादा दो, ठीक है। दूसरे जो ऑफिसर्स होंगे, जो ऑफिसर अधिकारी रैंक होंगे, वो कहेंगे अच्छा आप डिविडेंड इतना ज़्यादा दे रहे हैं तो हमको बोनस शेयर दो, हमको बोनस दो, ठीक है। ऑफिसर्स कहेंगे हमें टाइम टू टाइम बोनस दो, क्लियर है। एम्प्लॉय सैलरी मांगेंगे, ऑफिस जो अधिकारी होंगे वो क्या मांगने वाले हैं, वो मांगने वाले हैं आपसे बोनस मांगने वाले हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर, अब जो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, जो माल बेच रही है, तो कंज्यूमर कहेंगे भाई जब आप इतना डिविडेंड उनको दे रहे हो, शेयर होल्डर को खुश कर रहे हो, तो हमें भी खुश कीजिए। तो खुश कैसे करना, कि हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसे आप डाउन कीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, पब्लिक ओपिनियन लोक मत का मतलब है एक बार अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है तो वो गवर्नमेंट की नज़र में भी आएगी, वो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय की नज़र में आएगा, वो ऑफिसर्स के भी आएंगे और कंज्यूमर के भी आएंगे, तो सभी डिमांड करने लग जाएंगे अपने बेनिफिट का। क्योंकि कंपनी जब एक लिमिट क्रॉस करके डिविडेंड देती है, लाभांश देती हैं, तो ये कंपनी की क्या हो सकती है, आगे जाके कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। तो यानी कि एम्प्लॉय सैलरी डिमांड करेगा, ऑफिसर्स बोनस की करेंगे, कंज्यूमर कहेंगे आप प्राइस डाउन कीजिए। तो ये फैक्टर होते हैं जो आपकी डिविडेंड को इफेक्ट करते हैं किसी न किसी रूप से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात की है कि डिविडेंड पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।